हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 8। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट ऑन हेल्थ। ठीक है ना। जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशनल इलनेस। ठीक है कि ऑक्यूपेशनल इलनेस जहां हम लोग काम करते हैं, उस काम करने के दौरान उस एनवायरमेंट का हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। जहां हम लोग काम करते हैं, क्या जहां हम लोग काम करते हैं वो माहौल हमारी सेहत बिगाड़ता है? तो आंसर है यस। हम लोग जहां कहीं भी काम करते हैं वो माहौल कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा क्या करता है, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट डालता है। कैसे डालता है आओ देखते हैं। आज यही सब बातें करने वाले हैं। तो देखो यहां पर क्या है, एनी इलनेस कह रहा है। कोई इलनेस मतलब बीमारी, पता ना सब लोगों को इलनेस क्या होता है? बीमारी या डिजीज। ठीक है ना। एनी इलनेस एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, किसी खास ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई अगर कोई बीमारी है या किसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कोई बीमारी है ना। जैसे हमको पता है खूब अच्छे से, जब हम बुरादे का मतलब लकड़ी काटते हैं उसका बुरादा उड़ता रहता है। वो बुरादा हमारे इनहेल करते हैं तो लंग्स वगैरह में दिक्कत करता है। ठीक है। जहां पत्थर काटा जाता है उसका बुरादा उड़ उड़ के हमारा क्या लेते हैं हम लोग, सूंघते रहते हैं, सांस के अंदर जाता है, लंग्स में दिक्कत देता है। तो किसी इंडस्ट्री या जहां हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, ठीक है ना, तो सच डिजीज रिजल्ट फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द वर्क एनवायरमेंट और आर अदरवाइज इनकाउंटर्ड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है एनी इलनेस जो एसोसिएटेड है विद अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, कोई भी बीमारी जो किसी ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है, किसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल इलनेस। ये होगी डेफिनेशन। तो सच डिजीज ऐसी बीमारियां रिजल्ट फ्रॉम उत्पन्न होती हैं वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। किसी बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर हो सकता है जिस केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, फिजिकल हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो या लगातार कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आपकी कमर में दर्द करने लगा है, साइकोलॉजिकल हो सकता है बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है, आपको अपना टारगेट पूरा करने का काम दिया जाता है, लोड बहुत ज्यादा है, दिमाग पे असर पड़ सकता है, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन द वर्क, जो यही सारे फैक्टर वर्क में मौजूद होते हैं या वर्क एनवायरमेंट में मौजूद है, या और आर अदरवाइज इनकाउंटर्ड, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हम लोग इनकाउंटर मतलब फेस करनी पड़ती है, मुठभेड़ होती है उन दिक्कतों से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो काम करते हुए। तो सीधी सी बात है, काम करते समय एक छोटा सा उदाहरण ले, जो बंदा 12-12 घंटे ऑफिस में बैठ के भी काम कर रहा है, टाइपिंग वगैरह काम कर रहा है, तो कमर उसकी दर्द करती है, उसको कमर की दिक्कत होने लगती है, पेट की समस्या होने लगती है, हाजमा खराब होने लगता है, क्योंकि 10-10 घंटे बैठा हुआ कुर्सी पर तो उसका डाइजेशन खराब होने लगता है। तो ये सब क्या है? ऑक्यूपेशनल इलनेस है। तो कुछ अलग टाइप के हम यहां देखते हैं, अलग मतलब उसी जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं। जैसे कि एक होती है हम लोग फिजिकल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को हम लोग कई वैरायटी में तोड़ सकते हैं। जैसे कि फिजिकल हजार्ड, फिजिकल मतलब जो हमारी बॉडी को डायरेक्ट अफेक्ट करती है टच करने से, हीट, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ हीट एक्सपोजर, आप किसी कोयला फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं पे बर्निंग प्रोसेस होती है, हीट डायरेक्ट बॉडी पे आके लगती है, वो आपको क्या करती है? अफेक्ट करती है। बर्न्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक या हीट क्रैम्प्स, बहुत ज्यादा हीट होती है तो हीट स्ट्रोक पड़ सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं, जल सकते हो। हीट क्रैम्प्स, हीट की वजह से आपकी बॉडी में दर्द हो सकता है। रिजल्ट इन डिक्रीज एफिशिएंसी, आपकी क्षमता डिक्रीज कर जाती है। इंक्रीज फटीग, थकान बढ़ जाती है। एनहांसेस द एक्सीडेंटल रेट, जब थकान बढ़ेगी और आप काम कर रहे हो तो एक्सीडेंट के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे हीट के अंदर क्या क्या है। कोल्ड, ठंडी जगहों पे काम करते हो, है ना, जब बर्फीले मतलब जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह जहां काम किया जाता है, या कहीं बहुत ज्यादा कोल्ड में काम करते हैं, तो कोल्ड इन वर्किंग कंडीशन कैन कॉज, है ना, जो एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा है, वो क्या कर सकता है? फ्रोस्ट बाइट, अरिथ्रोसाइनोसिस, इमर्सन फुट या चिलबिलियंस, ये सब क्या है? उसकी बीमारियां होती हैं जब बहुत ज्यादा हम लोग जहां काम कर रहे हैं। फ्रोस्ट बाइट, ऐसा लगता है बर्फ का द्वारा, फ्रोस्ट मतलब बर्फ के द्वारा काटा जाना, बाइट मतलब होता है काटना, तो ऐसा लगता है कि किसी कीड़े ने काट लिया तो फूल जाता है बुरी तरीके से। जैसे सर्दियों में आप लोग देखते होंगे, सर्दियों में बहुत से लोगों के पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं, एक छोटा सा उदाहरण है ना, सूज जाती हैं। तो वैसे ही जब बहुत ज्यादा किसी ठंडी जगह पे हम लोग काम करते हैं, जहां पे लगातार हमें ठंड में रहना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां पे ये कुछ बीमारियां हैं, फ्रोस्ट बाइट, एरिथ्रोसाइनोसिस, इमर्सन फुट या चिलबिलियंस, इस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जब बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट में काम करना पड़ता है, तो या किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहां पे लाइट बहुत कम है। दो कंडीशन हो सकती है, लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत कम है। अगर लाइट पुअर है
तो आंखों पे स्ट्रेस पड़ेगा, हम लोग को बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। सर में दर्द होगा, जब हम लोग कम डिम लाइट में पढ़ाई करते हैं तो तुम लोग भी देखते हो कि सर में दर्द हो जाता है, ठीक है। आंखों में दर्द हो सकता है, आंसू निकलेंगे, कंजेशन अराउंड द कॉर्निया, कॉर्निया के आसपास जकड़न सी हो जाती है और आंखें थक जाती हैं। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो विजुअल फटीग हो सकता है ना, देखते देखते हमको थकान आ जाएगी। आई डिस्कम्फर्ट, आंखों में अजीब सा आ जाता है, हमको कंफर्ट नहीं लगता, आंखें चौंधियाने लगती हैं। ब्लरिंग विजन, और कई बार विजन भी ब्लर करता है, धुंधलापन आता है। तो दोनों का ही नुकसान है, बहुत कम लाइट होगी तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लाइट होगी तो भी दिक्कत है। अगर आपके वर्क प्लेस में ज्यादा या कम लाइट है तो भी दिक्कत है। अगर आपके वर्क प्लेस में शोर बहुत ज्यादा होता है तो कॉमनेस्ट हेल्थ हजार्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये ज्यादातर इंडस्ट्री में हर समय मशीनें चलती रहती हैं, सबसे ज्यादा कॉमन हजार्ड है वो नॉइस हजार्ड है। ऑडिटरी इफेक्ट, कानों पर अफेक्ट पड़ता है। टेम्परेरी और परमानेंट हियरिंग लॉस, ऐसा हो सकता है लगातार जब शोर में काम करते रहते हो तो आपका टेम्परेरी या परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, परमानेंट हो सकता है सुनने की क्षमता आपकी खत्म हो जाए। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट, कानों को छोड़कर जब बहुत ज्यादा शोर में काम करते हैं ना तो नर्वसनेस, दिमाग पर असर पड़ता है, फटीग, थकान होती है, इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन, बात करते हुए दिक्कत आती है, और एनॉयंस, एक चिड़चिड़ापन चालू हो जाता है। ये सारा दिमागी असर होता है, जब देखते हो ना बहुत ज्यादा शोर होता है चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है। तो लगातार आप शोर में काम करोगे तो ये सारी कंडीशन आ सकती है। दो कंडीशन होगी, एक हो गया ऑडिटरी इफेक्ट, एक हो गया नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट का मतलब हो गया कानों में, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट का मतलब हो गया कानों को छोड़ के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स में असर आ रहा है। आगे देखते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जैसे ड्रिल करते हैं, हाथ लगातार हिल रहा है, ड्रिल लगातार दिन भर ड्रिलिंग कर रहे हो तो वाइब्रेशन हो रहा है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 10 से 500 हर्ट्ज की। ड्रिलर्स एंड हैमर्स, जो हैमर्स होते हैं और जो ड्रिलर होते हैं, जब आप लगातार काम करते हो तो उसका अफेक्ट पड़ता है। एक रेंज है उसकी, जो ड्रिल करता है इंसान, उसकी रेंज रहती है 10 से 500 हर्ट्ज। यूजुअली अफेक्ट्स हैंड्स एंड आर्म, हाथों को है ना, ये कलाई ये और ये आर्म्स को अफेक्ट करता है। मे कॉज व्हाइट फिंगर, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्पैस, व्हाइट फिंगर हो जाता है जिसमें दर्द के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मे प्रोड्यूस इंजरीज टू जॉइंट्स, अब जॉइंट पे लगातार वाइब्रेशन होगा तो वहां इफेक्ट पड़ेगा। एल्बो एंड शोल्डर, ये पूरा हाथ जब काम करते हो तो पूरे चीज यहाँ एल्बो पे और शोल्डर के जॉइंट्स पे असर पड़ता है, ठीक है। इनके ऊपर जो असर पड़ेगा तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, फिजिकल हजार्ड्स के अंदर आ गया। देन यूवी रेडिएशन, जहां पे अगर आप है ना क्या करते हो, वेल्डिंग कर रहे हो, वेल्डिंग देखो ना, काला से आगे वो लगा लेता है, सीधा काला चश्मा पहनते हैं तो यूवी रेडिएशन निकलती है वहां से, मेनली इन आर्क वेल्डिंग में। कैन कॉज इंटेंस कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस, दो तरह की बीमारियां पैदा होती हैं यूवी रेडिएशन से, कंजक्टिवाइटिस और केराटाइटिस। सिम्टम्स आर रेडनेस ऑफ आई एंड पेन, आंखों में दर्द होना और क्या होना, आंखों का लाल हो जाना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आयनाइजिंग रेडिएशन, अब ये कहां निकलती है, ठीक है, मोस्टली इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्रीज, एक्सरेज एंड रेडियो एक्टिव आयनाइजिंग, है ना, एक्सरे वगैरह करते हैं हम लोग तो वहां पर क्या है, आयनाइजिंग रेडिएशंस निकलती हैं। उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रेडियो आइसोटोप्स जो इस्तेमाल होते हैं एक्सरे वगैरह के लिए, कोबाल्ट 60 या फास्फोरस 32 होते हैं। कैन कॉज जेनेटिक चेंज, ये जीन्स में ही चेंज कर देते हैं, हमारा जो डीएनए होता है उसमें चेंज कर देंगे, माल फॉर्मेशन हो जाएगा, जो चीजें बनेंगी गलत बनेंगी, कैंसर हो सकता है, ल्यूकेमिया हो जाएगा, डिप्लीटेशन हो जाएगा और स्टेरिलिटी, बांझपन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में, और सबसे बड़ा जो रेडिएशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता है, कैंसर, ये याद रखेंगे। तो सबसे जो मेन इफेक्ट आता है आयनाइजिंग रेडिएशन का वो क्या है, कैंसर। क्लियर है बातें, ठीक है। तो बस हमें समझने के लिए है कि किस किस तरह के काम में, हर तरह के काम में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, हर तरह के काम में। नाउ केमिकल हजार्ड, ये तो थे वो जगह जहां हम फिजिकली काम कर रहे हैं। कुछ केमिकल फैक्ट्री में जब काम करते हैं तो केमिकल हजार्ड तीन तरीके से काम करेगा। लोकल एक्शन, हाथ हूथ में कहीं केमिकल गिर गया, इनहेलेशनल, केमिकल सूंघ लिया है, और इंजेक्शन, केमिकल खा लिया है। तो तीनों तरीके में अलग तरह के इफेक्ट आते हैं। अब इलनेस डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। अब केमिकल हजार्ड में क्या है, केमिकल कितनी देर के लिए आपसे बॉडी टच रहा, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में खाया है, ठीक है, और कोई इंडिविजुअल उसके लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव है उस केमिकल के लिए। ये तीन फैक्टर पे उसकी इलनेस डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो केमिकल टच करके जैसे टच हुआ तुमने धुल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केमिकल टच होता रहा फिर बहुत दिनों तक होता रहा तो वो अफेक्ट करता है। बहुत दिनों तक कोई केमिकल सूंघते चले जा रहे हो तो लंग्स में जाके अफेक्ट कर सकता है। लोकल एक्शन क्या है, कॉज डर्माटाइटिस, है ना, स्किन का इंफेक्शन कर सकता है, एक्जिमा स्किन का इंफेक्शन है, अल्सर, छाले टाइप पड़ जाएंगे, या कैंसर हो जाएगा स्किन का, ठीक है। इनहेलेशनल, अगर किसी केमिकल को लगातार सूंघ रहे हो, अब जैसे उसमें क्या क्या आता है, इनहेलेशनल में डस्ट होती है जिसकी रेंज होती है 0.1 से 150 माइक्रोन। अब जिसका रेंज
10 से बड़ा है वो तो सेटल डाउन इन एयर, हवा में बैठ जाते हैं, 10 माइक्रोन से बड़ा है। लेकिन जिसका 5 माइक्रोन से छोटा है ये डायरेक्टली इनहेल्ड टू लंग्स, इसको हम लोग डायरेक्टली इनहेल करते हैं तो लंग्स में चले जाते हैं, जो 5 माइक्रोन से छोटा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्पायरेबल डस्ट। ऐसी डस्ट होती है जब सूंघोगे तो कहां चली जाती है, हमारे लंग्स में चली जाती है। यही वजह है कि आजकल इतना पोल्यूशन हो रहा है ना, तो नाक पे मास्क लगाना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत सी ऐसी डस्ट है जो हम सूंघते रहते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाती रहती है। डस्ट ऑर्गेनिक हो सकती है, इनऑर्गेनिक हो सकती है, इनऑर्गेनिक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हो सकती है। अब इनऑर्गेनिक डस्ट की बात करें तो सिलिका, माइका, कोल, एस्बेस्टोस डस्ट होती है। ऑर्गेनिक डस्ट की बात करें तो कॉटन और जूट के फाइबर्स होते हैं। सॉल्युबल की बात करें तो डिसॉल्व्स एंड एंटर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो डस्ट होगी ये बॉडी में जाकर डिसॉल्व हो जाएगी और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऐड हो जाती है, एंड देन एलिमिनेटेड बाय बॉडी मेटाबॉलिज्म। और फिर बाद में बॉडी जो मेटाबोलाइज करती है केमिकल्स का तोड़ फोड़ करके, फिर उसको क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। इनसॉल्युबल रिमेन्स परमानेंटली इन द लंग्स, ये परमानेंटली लंग्स में रह जाती है और आगे जाके समय के साथ जब बढ़ जाती है तो लंग्स को डैमेज करती है। तो बातें समझ में आ रही हैं किस तरीके से हर एक जगह जो प्रॉब्लम है, जहां जहां हम लोग काम करते हैं, डस्टिंग वगैरह अगर कहीं पे हो रहा है तो जिस माहौल में काम करेंगे, जहां पे जो चीज निकल रही होगी तो वहां पर वो क्या करेगा, हमारे बॉडी पे अफेक्ट डालता है। कॉमनेस्ट डिजीज कॉज्ड बाय डस्ट आर सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड एंथ्राकोसिस, जो बहुत ही कॉमन डिजीज है जो सूंघने की वजह से हो जाती है डस्ट के। सिलिका से होंगे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और एंथ्राकोसिस। क्लियर है? आगे आते हैं। बहुत ही कुछ कॉमन गैसेस हैं, कॉमनेस्ट हजार्ड्स इन इंडस्ट्री। सिंपल, जैसे कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। एस्फिक्सिएटिंग गैसेस है ना, जिससे कि हमें क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, साइनाइड और क्लोराइड। ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर CO निकल रहा है, SO2 निकलता है, या साइनाइड निकल रहा है, या क्लोराइड निकल रहा है, तो वहां पर सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ गैसें बेहोशी लेके आती हैं। अब ये सिंपल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हमें दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए होती है। एनेस्थेटिक गैस जो है क्लोरोफॉर्म, ईथर या ट्राइक्लोरो इथाइलिन, कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में ये बनती होंगी। ऑब्वियसली बात है, जिन फैक्ट्री में वहां के वर्कर काम कर रहे हैं वो तो इसे सूंघ ही रहे हैं, तो बेहोशी छा सकती है। ओके, some metals and their compounds enter as dust और fumes। कई बार कुछ मेटल्स और उसके कंपाउंड डस्ट और फ्यूम की तरह हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। टॉक्सिसिटी बाय लीड, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लीड। एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, मैग्नीज, मरकरी, कोबाल्ट, फॉस्फोरस, क्रोमियम, जिंक एंड अदर आर सम ऑफ द मेटल्स इनहेल्ड थ्रू द डस्ट। ये कुछ मेटल्स के एग्जांपल है जो डस्ट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इनहेलेशन हो गया। अब इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब किसी को खा लेना। ठीक है, कॉमनेस्ट केमिकल एजेंट आर लीड, आर्सेनिक, जिंक, क्रोमियम एंड फॉस्फोरस। ये है, काम करते वक्त क्या होता है, कई बार जीभ पे मतलब हाथ में लगा है, जीभ में लग गया और किसी तरीके से हमारी बॉडी में मुंह के थ्रू चले जाते हैं, नाक के थ्रू ना जाकर के मुंह के थ्रू जाएंगे। स्वैलोड, निगल लिए जाते हैं एज माइन्यूट अमाउंट थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड सिगरेट। अब उसी जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, खाना भी खा रहा है, पता चला खाने में आके गिर गया, या सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट में आके गिर गया, उसको खींचा हम लोगों ने और बॉडी के अंदर ले लिया। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में, पेट में चले जाते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन में रीच ब्लड सर्कुलेशन, इसमें से बहुत सा थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऐसा है जो हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। ये तो हो गए फिजिकल, केमिकल। ठीक है ना, अब आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पे माइक्रोब्स का डर है हमें। इफ एक्सपोज टू इन्फेक्शन एंड पैरासिटिक एजेंट, किसी इन्फेक्शन को अगर हम टच कर लेते हैं, हमारी बॉडी टच करती है, या किसी पैरासाइट एजेंट को टच करती है, देन में इट कॉज बायोलॉजिकल हजार्ड। कहां होता है ऐसे, जैसे कि सम डिजीज, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, एंथ्रेक्स, हाइडाटाइडोसिस, पिस्टाकोसिस, टेटनस। टेटनस कहां से लगता है? अच्छा, टेटनस का एग्जांपल कॉमन है, यहां से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, टेटनस क्या रहता है, टेटनस में क्या होता है, लोहे, कहीं लोहे वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हो, लोहा रगड़ गया हाथ में, तो वहां से क्या बनता है, टिटनेस होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये बायोलॉजिकल हजार्ड हो गया। ठीक है, मैन वर्किंग विद एनिमल, किसी जानवर है पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री फार्म नहीं कहना चाहिए, किसी जहां पे डॉग वगैरह पाले जा रहे हैं, ठीक है, मंकी जू में काम कर रहा है, किसी जानवर ने काट लिया तो रेबीज होने का डर है। एग्रीकल्चरल वर्कर आर मोर एक्सपोज टू बायोलॉजिकल हजार्ड्स। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, क्योंकि वो लगातार क्या है, लोहे लंगड़ से अपना काम करते रहते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा डर रहता है बायोलॉजिकल हजार्ड का। मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिक होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह से काम करेंगे, तो अबाउट 10% ऑफ एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू मैकेनिकल कॉज। है ना, जो मशीन, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया, जो मशीन वगैरह चलाते हैं, है ना, काटने वाली मशीन है, घुमाने वाली मशीन है, तो एक्सीडेंट होते रहते हैं वहां पर।
प्रोट्रूडेड मशीनरी, कुछ ऐसी मशीनरी जिसके पार्ट से बाहर निकले रहते हैं, पता चला जा रहे हैं और टकरा जाते हैं, चोट लग रही है। मूविंग पार्ट्स के चोट लग जाती है। अनसेफ मशीन, कुछ मशीन अनसेफ होती हैं, हाथ डालना पड़ता है, वो हाथ खींच लेती हैं, ठीक है। पुअर इंस्टॉलेशन कैन हार्म द वर्कर, मशीन का इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, काम करते वक्त पता चला वो मशीन गिर गई या उसने वर्कर का उंगली या हाथ को खींच लिया। तो ये कुछ है मैकेनिकल हजार्ड जो मशीन से होती हैं, ठीक है ना। बड़ा कॉमन सी चीजें हैं ये सब हम लोग जानते हैं, बस एक बार इसको रीड कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। साइकोसोशल हजार्ड्स होते हैं, साइकोसोशल मतलब दिमाग पे जो पड़ते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है काम करते करते। लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, कई बार ऐसा लगता है कि यार काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं। इनसिक्योरिटी होती है, जॉब से निकालना दिया जाए। पुअर ह्यूमन रिलेशन, है ना, सबसे हम लोग कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो होते हैं बहुत मिलनसार लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं सबसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या लगता है कि यार है ना अच्छा नहीं है ये सब चीजें। इमोशनल टेंशन होती है, इमोशनली टेंशन ले लेता है। हेल्थ इफेक्ट आते हैं, जब टेंशन लेगा तो चिंता ही चिता है, सुना है ना, चिंता होगी तो चिता में बदल जाओगे। साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस में क्या होता है, इंसान चिंता करने लगेगा, डिप्रेशन में आ जाता है, दारू पीने लगता है, ठीक है, ड्रग अब्यूज होने, ड्रग लेने लगेगा, एग्रेशन, है ना, कोई भी चीज होगी चिड़ जाएगा, एकदम से अटैक करने का, मार तोड़ पे उतर आएगा, बीमार पड़ सकता है, या अब बीमार पड़ेगा तो साथ साथ में क्या होगा, वो एब्सेंट होना स्टार्ट करेगा, वर्क पे नहीं जा पाएगा। फिर क्या कह रहा है, साइकोसोमेटिक इलनेस। साइकोसोमेटिक इलनेस क्या होता है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, साइकोसोमेटिक में फटीग, थकान होगी, सरदर्द होगा, पेन इन शोल्डर, नेक या बैक में, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, पेट के अंदर अल्सर हो सकते हैं, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, रैपिड, ये क्या है, इसको हटा दो, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या था, साइकोसोमेटिक, यानी कि हमारे दिमागी पे असर पड़ते हैं, दिमाग पे असर पड़ने की वजह से फिर ये तमाम तरह की बीमारियां हो जाती है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखो ये चीज तो करनी नहीं है, देखा जाएगा, लेकिन ये मत करो, है ना। चिंता, चिंता ही क्या बन जाती है, चिता बन जाती है, ठीक है, सुना होगा ये शब्द तुम लोगों ने। चिंता और चिता में बिंदु का अंतर होता है, चिंता करोगे तो चिता में बदल जाओगे, यानी कि मर जाओगे फिर। तो बेटर है चिंता मत करो, कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में उसका सोल्यूशन ढूंढो, है ना। प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होगा ही, है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे यार फंस गए बुरी तरीके से, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अपनी खुद की लाइफ से कभी कभी देखो, छोटी सी बात बताना चाहूंगा, फिर पढ़ते हैं इसको आगे, कि लाइफ में अभी तक इतने बड़े हो गए हो, इतनी बार समस्याएं आई होंगी, वो समस्याएं घंटों में, दिनों में या महीनों में सॉल्व हो गई होंगी, और आज तभी तो आज तुम लोग यहां पर हो। ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में कभी समस्या नहीं आई होंगी। तो यस, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन कभी तो जल्दी मिल जाएगा, कभी लेट मिलेगा, कभी जल्दी मिलेगा, कभी लेट मिलेगा। ये बात तुम लोग क्यों बता रहा हूं, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हो, है ना। टॉपिक आएंगे इसमें अभी आगे जाकर के, जिसमें हम लोग देखेंगे ड्रग अब्यूज के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉब्लम आएगी, तुम लोग टेंशन ले लेते हो, अरे भाई सोल्यूशन है उसका, ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन है पक्का, और जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन किनके पास नहीं होता है, सोल्यूशन नहीं होता है कामचोरों के पास। कामचोर समझते हो ना, काम ही नहीं करना चाहते हैं, है ना। अब जैसे छोटी सी उदाहरण दो मैं, डी फार्मा कैसे पास होगा, पढ़ाई करके पास होगा। अब पढ़ना ही नहीं चाहते और सोचो कि पास हो जाएं, तो फिर भैया सोल्यूशन नहीं है ना। मैंने कहा सोल्यूशन है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पास होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सोल्यूशन है। लेकिन वो सोल्यूशन आप करना ना चाहो तो फिर वो दिक्कत आपकी है। क्लियर है बातें, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स। अर्गोनॉमिक्स होता है द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड वर्क एनवायरनमेंट एंड टूल्स, है ना, कुर्सी पे बैठना, कॉल्ड अर्गोनॉमिक्स। पुअर पोस्चर, कुर्सी पे झुक के बैठा हुआ है या काम करते वक्त झुकना पड़ रहा है। इनकॉम्पेटिबिलिटी बिटवीन हाइट ऑफ टेबल एंड चेयर, ठीक है, पोस्चर गलत था, या आपकी क्या कहते हैं कुर्सी ऊंची है चेयर नीचे है, दोनों का सेटलमेंट नहीं है प्रॉपर। तो जो काम करते हैं, यानी कि ऑफिस में आप साधारण काम भी कर रहे हैं ना अगर, तो भी आपको क्या है दिक्कत आ सकती है, अर्गोनॉमिक्स। फर्नीचर पे जब आप काम करते हो, आप बैठ के काम कर रहे हो आप, ठीक है ना, कोई भी काम कर रहे हो, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मशीन नहीं है, यहाँ पर है जहां आप बैठ के काम करते हो, तो उस समय जो आपका पोस्चर वगैरह बिगड़ जाता है और दर्द होता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। अब क्या है, ऊपर सारी बातें थी, यहां मैंने पूरी क्या दे दी, समरी। डिजीज ड्यू टू फिजिकल एजेंट, हीट की वजह से क्या होगा, कोल्ड की वजह से क्या, लाइट, प्रेशर, नॉइज, रेडिएशन, मैकेनिकल एफर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है, डिजीज ड्यू टू केमिकल एजेंट, ठीक है, डस्ट की वजह से, डस्ट न्यूमोकोकस, ठीक है ना। फिर आते हैं मेटल एंड कंपोनेंट, केमिकल, सॉल्वेंट, डिजीज ड्यू टू बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल की वजह से, ऑक्यूपेशनल कैंसर वगैरह, ठीक है, ऑक्यूपेशनल डर्माटोसिस, स्किन वाला, डिजीज ड्यू टू साइकोलॉजिकल ओरिजिन।
हाइपरटेंशन, पेप्टिक अल्सर, न्यूरोसिस। तो ये डिजीज कुछ मैंने दे दी है, सबकी एक एक, हर एक वैरायटी की एक एक याद रख लेना जो तुमको कॉमन से याद रहती है, तो डिजीज दे सकते हो। ठीक है, पूरा याद करना चाहो पूरा याद कर लेना समझते हुए। और अगर कोई लगता है तुमको कि यार, जैसे छोटी सी बात बताऊं मैं, जैसे मान लो तुमको देखना है सिलिका में सिलिकोसिस क्या होता है, भाई बीमारी का नाम है हमको पता है, लेकिन अब क्या है, तुम जानना चाहते हो कि ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, तो कहां जाना है तुम लोगों को? मैंने बताया था गूगल बाबा के पास जाना है, वहां डालोगे उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है ना, कोई यहाँ पे अगर सबकी इमेज में दिखाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब का नहीं है। तो जब पढ़ो तो इत्मीनान से पढ़ो। ठीक है, जो चीज क्लियर नहीं है तो उसकी एक बार पिक जरूर देख लो। क्या जरूर देख लो? कोई बीमारी वगैरह है तो उसका एक बार क्या जरूर देख लो, पिक्चर जरूर देख लो, क्योंकि मैं यहाँ सारी पिक्चर्स प्रोवाइड नहीं करा सकता। बात समझ में आई? तो ये तो है उसके कि बीमारियां वगैरह। प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? तो प्रिवेंशन तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो देखो 3 लेवल पे प्रिवेंशन होता है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन। प्राइमरी में क्या है? इट इज डिजाइन टू डिटर और अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ डिजीज और इंजरी। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि पहले से ही हमको पता है कि यह समस्या हो सकती है, तो हम शुरुआत से ही अपना प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं कि इंसान को बीमारी ना हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी, इट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड एडिक्वेटली ट्रीट अ डिजीज और इंजरी प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडरी में क्या है कि जैसे ही डिजीज होती है या उसके लक्षण दिखते हैं तुरंत उसका इलाज करना, तुरंत। सेकेंडरी। प्राइमरी में होने ही ना देना, प्रिकॉशन ले लिया। सेकेंडरी में हो स्टार्टिंग के लक्षण है और हमने ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। ऑफन बिफोर एनी सिम्टम्स हैव डेवलप्ड, इससे पहले कि कोई और ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स आए, या हमको पता है आप इस वाले माहौल में काम करेंगे तो 5-6 महीने में, साल 2 साल में आपको दिक्कत आ जाएगी, तो हम शुरुआत से आपका मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। टर्शरी, अब बीमारी हो ही गई है तो इलाज तो फिर उसका करना ही है, तो टर्शरी आ गया। इट इज डिजाइन टू ट्रीट अ डिसऑर्डर व्हेन इट हैज एडवांस्ड बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज से बहुत आगे पहुंच चुका है ये। टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस एंड लिमिट डिसेबिलिटी, टू एड्रेसेस रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव नीड्स, जिससे कि हम उसको रिहेबिलिट कर सकें, वापस से उसको ठीक कर सकें। तो टर्शरी का सिंपल सा मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है दिमाग में कि टर्शरी में फाइनली बीमारी हो चुकी है, अब हम उसको क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, तो 3 लेवल पे हम इसको प्रिकॉशन यानी कि इलाज कर सकते हैं इसका। तो यही इसका क्या है, प्रिवेंटिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज, किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है बातें? ठीक है, तो ये इसका ऑक्यूपेशनल इलनेस और क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं, और उसके प्रिवेंशन के तरीके देखे हम लोगों ने। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार इसको गौर से लेक्चर को समझ लेना है। सब जानते हो ऑक्यूपेशनल करती है, जो बातें हमने पढ़ी है बहुत जनरल बातें थी, बहुत ही जनरल बातें थी, तो सब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा एक बार लर्न करना है। ठीक है ना, तो पढ़ाई करते रहनी है, और उससे पहले हम लोग अपना माइंड नर्चर ऐप के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है,
एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट, रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।